नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। दोस्तों, क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा और क्रैश कोर्स में हम अपने आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पहला लेक्चर आपके सामने है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 1, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 1 में आप आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसकी बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और अगले लेक्चर में आप इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे थोड़ा जो पार्ट बचेगा उसको भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है? ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का सम होती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, उसके 90 डिग्री पे एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है और हर एक पॉइंट पे ऐसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स होते हैं उसको वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो जो ऑर्डिनरी लाइट होती है उसमें जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का वो हर डायरेक्शन में हर पॉइंट में होता है। तो जब हम उस लाइट को पोलराइड के थ्रू पास करते हैं तो वहाँ से जो लाइट निकलती है वो होती है पीपीएल, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि ऐसी लाइट जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सिर्फ एक डायरेक्शन में पाए जाएं, ऐसी लाइट को बोलते हैं पीपीएल। और ऑर्डिनरी लाइट हम बोलते हैं जिसमें सारे डायरेक्शन में वाइब्रेशंस पाए जाएं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली अराइज कहाँ से होता है? जब हम ऑर्डिनरी लाइट को किसी पोलराइड से, निकोल प्रिज्म से कहीं से पास करते हैं, उसके बाद जब वो लाइट प्लेन पोलराइज्ड होती है उसके बाद हम उसको सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड में पास करते हैं। जो कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाते हैं उसके थ्रू जब हम उसको पास करते हैं तो अगर वो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड जो उसमें डिसॉल्व्ड है जिसका सॉल्यूशन है वो अगर लाइट के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को अगर चेंज कर रहा है यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर लाइट के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे हम कार्टेशियन एक्सिस की बात करें, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे जो वाइब्रेशन का डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस में है। जब हमने इसको सोल्यूशन के थ्रू पास किया तो जो इमर्जिंग लाइट थी उसमें वाइब्रेशन का डायरेक्शन अगर अनइफेक्टेड है, अभी भी वाई एक्सिस में है, तो यानी कि ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन अगर मान लीजिए वाइब्रेशन के डायरेक्शन को मान लीजिए ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, इसके वाइब्रेशन के डायरेक्शन को लेफ्ट की तरफ घुमा दिया तो उस कंपाउंड को, उस फॉर्म ऑफ कंपाउंड को बोलते हैं लीवो रोटेटरी। अगर राइट घुमा दिया या क्लॉकवाइज घुमा दिया तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो पूरा अपैरेटस मैंने आपको दिखाया है, ये पूरे अपैरेटस को बोलते हैं, होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड पोलैरीमीटर। ये जितनी सारी चीज़ें होती हैं सब जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती हैं उसको हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। ठीक है, तो अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। सबसे पहले क्राइटेरिया ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं दोस्तों। मतलब क्या क्राइटेरिया होती है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की? मतलब ये तो बात चलिए तय हो गई कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को अल्टर करते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है उन मॉलिक्यूल्स के अंदर कि वो उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को अल्टर कर सकते हैं? ऐसा क्या खास बात होती है जो उनके अंदर होती है और बाकी मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होती है, जिसकी वजह से वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के वाइब्रेशन के डायरेक्शन को अल्टर करते हैं? सबसे पहला कंडीशन, जो मेन कंडीशन है, वो नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द मिरर इमेज। अगर मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हमने मिरर लगाया तो इसका जो मिरर इमेज बन रहा है, अगर वो मिरर इमेज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पॉसिबल नहीं है तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। ठीक है, या केमिस्ट्री के भाषा में और थोड़ा मैं इसको डिफाइन करता हूँ। ऑब्जेक्ट हैविंग नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड कायरल और एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस। ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पॉसिबल होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। लेकिन नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे? अब किसी मॉलिक्यूल को हम मिरर के आगे रख के तो चेक नहीं करेंगे, तो जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज वाले मॉलिक्यूल होते हैं उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? कायरल और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल या एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका जो मिरर इमेज है वो उसके ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं हम कायरल या एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट वी आपके सामने है, वी का जो मिरर इमेज है अगर इसको हम उठा के इसके ऊपर रख दें तो वो सुपर इम्पोज हो जाएगा, ठीक है। तो वी जो है वो एक कायरल लेटर है। वहीं जे के बारे में बात करते हैं, देखिए जे का जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरह आएगा, जब इसको उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये मेरा हाथ है, ये हाथ है, अगर मान लीजिए इस हाथ का मैंने ये मान लीजिए इस इधर मिरर लगा है, ये हाथ है, तो इसमें जो मिरर इमेज बनेगी ये बनेगी, ठीक है। और अगर इस मिरर इमेज को उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं होगी, यानी कि जो मेरा हाथ है ये एक कायरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये बात हो गई ऑप्टिकल एक्टिविटी की। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्यों आती है? नॉन सुपर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ मिरर इमेजेस की वजह से आती है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जो कायरल हो या एसिमेट्रिकल हो उसकी वजह से क्या आती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है मॉलिक्यूल में, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, अगले स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अब if the given organic compound contain one chiral carbon। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं कायरल कार्बन क्या होता है। बहुत ही इत्मीनान से बैठिए, ये चीज बेसिक है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कायरल कार्बन क्या होती है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं कायरल कार्बन क्या होता है या फिर एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है। मान लीजिए कोई कार्बन है, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अगर मान लीजिए ये जो चारों ग्रुप है कार्बन के वो डिफरेंट हैं, ऐसे कार्बन को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन, ठीक है। एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन, ऐसे कार्बन जिसके जो चारों वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट होती हैं उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन या कायरल कार्बन। तो याद रखिएगा, अगर मान लीजिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोली थी यहाँ पे नोट्स में हमारे क्या है कि इफ द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स वन कायरल कार्बन, अगर मान लीजिए अगर कोई गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन की डेफिनेशन है कार्बन अटैच विथ 4 ग्रुप, डिफरेंट 4 ग्रुप, ठीक है, देन द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मान लीजिए एक ऐसा कोई कार्बन दिखता है जिसमें एक कार्बन ऐसा है जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो वो 100% क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यानी कि अगर उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसके थ्रू हम पास कराएंगे तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की वाइब्रेशन के डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट देखिए, इफ मोर देन वन कायरल कार्बन आर प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं, देन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव ओनली व्हेन इट डज नॉट कंटेन प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहली चीज, अगर एक कार्बन है, अगर एक कार्बन कायरल है, मतलब अगर उसमें जो कायरल कार्बन मौजूद है वो सिर्फ एक है, तो 100% वो मॉलिक्यूल जो होगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन की संख्या एक से ज़्यादा है, तो वो तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री जल्दी से बता देता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री वो प्लेन होती है जिसके थ्रू अगर हम उस मॉलिक्यूल को डिवाइड करें तो वो इक्वल पार्ट्स में बट जाए। यानी कि अगर मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है, इसको हम 20 से डिवाइड करें तो ये जो दोनों पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए, ठीक है। तो इस ऐसे ऑब्जेक्ट जैसे मान लीजिए
अगर मैंने इस मार्कर को मैंने यहाँ से अगर कट किया तो जो दो इमेजेस बनेंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, यानी कि ये जो मार्कर है इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है आप मॉलिक्यूल के बीच में जाएं, द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के सेंटर से अगर आइदर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप पाए जाए तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंट होना। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल दूं, XeO4, ठीक है, XeO4 तो टेट्राहेड्रल होता है, उसमें नहीं पाया जाएगा। जैसे अगर कोई मैं आपको ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल दूं जिसमें मॉलिक्यूल के सेंटर से आगे आपको एग्जांपल्स में ऐसे मिलेंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो रही है। ठीक है, हाँ चलिए, है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास है। चलिए अब अपना अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पे हमारे पास एक कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन ये हो गया और एक कायरल कार्बन ये हो गया, दो कायरल कार्बन हमारे पास यहाँ हैं। अब मैंने आपको क्या बताया, जब एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होंगे तो ये 100% श्योर होगा कि उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी है, लेकिन जब एक से ज़्यादा होंगे तो देखना पड़ेगा कि उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहाँ से डिवाइड करें तो ये दो बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों जो पार्ट्स होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, OH के सामने OH, H के सामने H और इसके सामने ये, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। तो ये जो मॉलिक्यूल है दोस्तों वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बावजूद इसके पास क्या है, कायरल कार्बन है। ठीक है, अगले मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहाँ पे भी दो कायरल सेंटर हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से इस मॉलिक्यूल को डिवाइड करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो इसके पास भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं मौजूद है। अगर हम इसको यहाँ से भी डिवाइड करें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर हम इसको पीस से डिवाइड करें तो ये दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड हो रहा है। इस वाले कार्बन पे जो Cl ग्रुप है वो बाहर की तरफ है और इस वाले कार्बन पे जो Cl ग्रुप है वो अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल क्रिएट होगा उसमें वो कुछ ऐसा होगा, देखिए इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, एक जो Cl ग्रुप है वो बाहर की तरफ है और दूसरा Cl ग्रुप जो है वो अंदर की तरफ है। तो इसमें काफी डिफरेंस, अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड भी करेंगे तो एक में Cl ऊपर की तरफ, एक में Cl अंदर की तरफ, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे, तो इसकी वजह से ये ऑप्टिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री समझा देता हूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, मॉलिक्यूल के सेंटर पे, ठीक है, ये हो गया इस मॉलिक्यूल का सेंटर। इस मॉलिक्यूल के सेंटर से आप सर्टेन डिस्टेंस पे गए तो आपको क्या मिला, H, और अगर आप सीधे इसी पाथ को फॉलो करके पीछे जाएंगे और अगर आपको सेम ग्रुप मिल रहा है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। चलिए एक ऑपरेशन नहीं, पूरे, और ये ऑपरेशन पूरे मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होना चाहिए। तो अगर हम इस पॉइंट से इस H के पास गए, X डिस्टेंस पे हमको H मिला, यहां से अगर वापस आ रहे हैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे फिर जा रहे हैं तो हमको फिर X डिस्टेंस पे क्या फाइंड हो रहा है, H फाइंड हो रहा है, यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अभी नहीं है लेकिन आगे देखते हैं। अगर हम इस पॉइंट से इस OH की तरफ जाते हैं तो हमको सर्टेन डिस्टेंस पे OH ग्रुप मिल रहा है, और अगर हम इधर जाते हैं तो फिर हमको उतने ही डिस्टेंस पे OH ग्रुप मिल रहा है, और ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए ऑपरेशन सक्सेसफुल है। तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 4 कायरल कार्बन हैं, फिर भी ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए ये मॉलिक्यूल आपके सामने है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल आपके सामने मैंने लिख दिया है। दोस्तों ये जो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, ये एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, टार्टरिक एसिड का। अभी इससे पहले भी जो आपने एग्जाम्पल देखा था दोस्तों, वो भी टार्टरिक एसिड था, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती थी। 20 से अगर हम उसको डिवाइड करते तो वो डिवाइड हो जाता था।
लेकिन अगर जो ये मॉलिक्यूल है, अगर इस मॉलिक्यूल को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि OH के सामने H है और H के सामने OH है, तो यानी कि इस मॉलिक्यूल में दो कायरल कार्बन है और प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली, ठीक है, दोनों टाइटरिक एसिड है दोस्तों। अगर दोनों का एग्जांपल अगर आप वो बनाएंगे तो COH CHOH और COH दोनों सेम है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है कि OH ग्रुप का स्पेस में ओरिएंटेशन अलग है। एक में दोनों OH ग्रुप सेम साइड में है, एक में एक OH ग्रुप और दो OH ग्रुप अपोजिट साइड में है। इसकी वजह से इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी का फर्क पड़ रहा है। और हमने पहले भी पढ़ा था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म सिर्फ डिफरेंट कनेक्टिविटी जो होती है वो होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में सेम कनेक्टिविटी होता है, बस उस बॉन्ड्स का स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। ब्यूटेनॉल हाउ मेनी आर ऑप्टिकली एक्टिव, ब्यूटेन 2 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल पेंटेन। और इन दोनों का आपको बताना है कि ये जो मॉलिक्यूल्स आपके सामने हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव हैं या ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है। आपको इसको करके आपको हमको ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में अपने आंसर की फोटो खींच के आप डाल सकते हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे तो तब आपको क्रैश कोर्स करने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, चलिए आगे कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। आज हमारा ये बस लास्ट का पार्ट कुछ बचा हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। चलिए अब कुछ टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं इनैंशियोमर्स के बारे में। इनैंशियोमर क्या होता है? ठीक है, इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेजेस और मिरर इमेज ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लीजिए कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपके सामने एग्जांपल लैक्टिक एसिड का एग्जांपल लिखा है। लैक्टिक एसिड में बीच पे कार्बन है, एक तरफ एसिड ग्रुप, एक तरफ मिथाइल, एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ OH ग्रुप, यानी कि एक कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप, कायरल कार्बन, एक कायरल कार्बन। तो 100% श्योर है कि ये जो मॉलिक्यूल होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब एक ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल का जो मिरर इमेज होता है और इन दोनों का जो पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर बोलते हैं। सिंपल भाषा है ये, ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स यानी कि एक मॉलिक्यूल जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है उसका जो मिरर इमेज है उन दोनों के पेयर को हम क्या बोलेंगे? इनैंशियोमर बोलेंगे। आगे नोट से दोस्तों, सिंपल सी बात है, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट मोड ऑफ रोटेशन। इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें क्या हैं? सेम है। बस डिफरेंस किस में है कि अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो ये कैसा होगा? लीवो रोटेटरी होगा। इस चीज का डिफरेंस है बस। अगला है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज विथ ए कायरल मॉलिक्यूल। अगर मान लीजिए ये दोनों किसी ए कायरल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनका जो रिएक्टिविटी होगी वो सेम होगी, मतलब सेम स्पीड के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर ये किसी कायरल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों का जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, आखिरी पॉइंट है दोस्तों कि डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि हम जो बायो के स्टूडेंट हैं, अब ऑब्वियसली नीट की तैयारी बायो के स्टूडेंट करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं जिनका एक आइसोमर हमारे लिए यूजफुल होता है और दूसरा आइसोमर हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो डिफरेंस है ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी में रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि अगर मान लीजिए एक कोई आइसोमर है वो बायोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है और दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बायोलॉजिकली एक्टिविटी जो होती है इन दोनों की डिफरेंट होती है। ठीक है,
चलिए आखिरी रेसमिक मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। अब देखिए हमने इससे पहले पढ़ा है कि इनैंशियोमर क्या होता है। इनैंशियोमर होता है, मान लीजिए एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और उसका मिरर इमेज। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, मान लीजिए वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, तो उसका मिरर इमेज लीवो रोटेटरी है। तो जो द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, यानी कि उन दोनों अलग अलग नेचर के कंपाउंड्स को, अलग अलग ऑप्टिकल नेचर के कंपाउंड्स का अगर बराबर कंसंट्रेशन वाला हम सॉल्यूशन बनाएंगे उसको बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि अगर एक वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेट कर रहा है 11.2 डिग्री तो दूसरा 11.2 डिग्री लीवो रोटेटरी, तो जो नेट रिजल्ट होता है वो क्या होता है, जीरो। तो जो रेसमिक मिक्सचर्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रेसिमाइजेशन, देखिए रेसमिक मिक्सचर को जैसे मान लीजिए एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अभी एक सॉल्यूशन है डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, एक दूसरा सॉल्यूशन है वो लीवो रोटेटरी है। ठीक है, अब इन दोनों को जो मिलाएंगे तो एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, लेकिन जो सॉल्यूशन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है जिसमें आप ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को मिलाकर ऑप्टिकल इनएक्टिव मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को जब अलग करेंगे तो उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, नोट्स आपके सामने है। चलिए आखिरी टॉपिक है हमारा आज के दिन का, डाइस्टीरियोमर, सॉरी इसके बाद मीजो कंपाउंड्स भी है, डाइस्टीरियोमर। तो देखिए डाइस्टीरियोमर के बारे में देख लीजिए, हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ना तो मिरर इमेज होते हैं, ये इनके में मिरर का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, सिस आइसोमर है और ये क्या है, ट्रांस आइसोमर है। ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं है और इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए अब ये आखिरी पार्ट है आपके लेक्चर का, आज के लेक्चर का ये आखिरी पार्ट है। देखिए मीजो कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले कुछ पढ़ा था, इस मॉलिक्यूल के बारे में हमने पढ़ा था, ये टार्ट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे हमारे पास दो कायरल सेंटर हैं, एक कायरल सेंटर ये, एक कायरल सेंटर ये, इन दोनों पे जो ग्रुप लगे हुए हैं चारों वो क्या है, डिफरेंट है। तो द कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन, कंपाउंड ऐसे कंपाउंड जिनके पास कायरल कार्बन मौजूद है बट दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, कायरल कार्बन मौजूद होने के बाद भी जो इनएक्टिव होते हैं ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं मीजो कंपाउंड। ठीक है, मीजो कंपाउंड्स और ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे मान लीजिए इन दोनों में जो ग्रुप का ओरिएंटेशन है वो क्या है, सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी OH ग्रुप इस सेम है, यहाँ पे भी OH ग्रुप सेम है। तो जो मीजो कंपाउंड्स होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑफ लाइट। यानी कि क्या होता है इसमें, ये ऊपर वाला जो पार्ट है अगर ये लाइट को राइट रोटेट करता है तो नीचे वाला पार्ट लाइट को लेफ्ट रोटेट करता है, तो जो नेट रिजल्ट होता है वो जीरो होता है। और वो जीरो क्यों होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर कंपनसेशन हुआ है, तो उसको इंटरनल कंपनसेशन। और इनैंशियोमर में एक मॉलिक्यूल लेफ्ट करता है, दूसरा मॉलिक्यूल राइट करता है, तब जीरो होता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। और इसका एक एग्जांपल है आपके सामने, मीजो टार्टरिक एसिड। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है दोस्तों, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के आगे के पार्ट्स के साथ और साथ में कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।